एम फेज़ में मतलब माइटोटिक डिवीज़न हम लोगों ने पढ़ लिया, इंटरफ़ेज़ को हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर माइटोसिस को पढ़ा। माइटोटिक डिवीज़न के अंदर जिसके अंदर मेरा क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है ना? और इसके अंदर क्या करते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। और माइटोटिक कहाँ होती है माइटोटिक डिवीज़न, और इसके सिग्निफिकेंस भी हमने पढ़ लिए थे। कुछ एक्सेप्शन थे, है ना, जैसे कि मेल हनी बी, और कुछ लोअर प्लांट थे जैसे कि एल्गे, जिनके अंदर मेरे हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस देखने को मिलता था, है ना। वैसे मेरा माइटोसिस कहाँ होता है याद रखना, माइटोसिस मेरा सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स में होता है ना। अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स में हमारे मोस्टली सारे सेल्स में होता है, लेकिन एक्सेप्ट मेरे हनी बीज, जो मेल हनी बीज थे जिनको हम ड्रोन कह रहे थे, और मेरे लोअर प्लांट जैसे कि हमारे प्लांट के अंदर लोअर प्लांट में एल्गा, जिसके अंदर गैमेटोफाइट जो होते हैं, उनके हैप्लॉइड सेल्स में मेरी माइटोसिस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मेरा जो शुरू होने आ रहा है मियोसिस। अब देखो इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ये चैप्टर हमें अगर ये हम समझ गए एनसीईआरटी को, इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो हमारे ऑल जितने भी चैप्टर आगे आने वाले हैं वो हमें आसान लगेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसको समझना बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब देखो जो हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने G1 पढ़ा, S पढ़ा, G2 पढ़ा, और इसके अलावा भी जब मेरी सेल साइकिल से वो सेल एग्जिट कर जाती है तो G0 पढ़ा। ये सारी मेरे मियोसिस और माइटोसिस, है ना, दोनों में कॉमन रहेंगी। चाहे मेरा माइटोसिस डिवीजन हो, चाहे मेरा मियोसिस हो, दोनों के अंदर मेरा क्या होगी, पूरी इंटरफेस मेरी कॉमन रहने वाली है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या मेरे गैमीट सेल्स बनने हैं या मेरी किसी जगह रिपेयर होने वाली है ना, कोई रिपेयरिंग हो रही है, या फिर क्या कह रही है मेरी, जहाँ जहाँ हम लोग ने पढ़ा था जैसे कि जहाँ जहाँ मेरे मतलब जैसे कि मेरा अगर रिपेयरिंग होनी हो, अगर किसी सेल्स में इंजरी हो गई हो या ग्रोथ करनी हो बॉडी में, तो माइटोसिस होनी है, गैमीट बनने हैं तो मियोसिस होनी है ना। तो सेल्स के बेसिस पे मेरे माइटोसिस मियोसिस हो जाएगी, लेकिन इंटरफेस मेरा सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। तो जितना हमने जीवन में पढ़ा वो हमें याद रखना है। जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, एस में क्या क्या हुआ था, है ना, और G2 में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से उसे रिवाइज़ करते रहेंगे और हम लोग उसको याद रखेंगे। ठीक है, ताकि आगे जो जितनी भी चीज़ें आए वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम मियोसिस को पढ़ेंगे, मतलब यहाँ भी वो सेल्स होंगी जो कि लाइक गैमीट सेल्स, है ना, जो गैमीट सेल्स जो आगे जा कर के जो जाइगोट बनाएंगे, है ना, वो सेल्स मेरी सेल साइकिल करेंगी। मतलब उन्होंने इंटरफेस पूरा करा होगा, है ना, G1 में आई होंगी, फिर एस में आई होंगी, एस में आकर उनमें दो चीज़ें हुई होंगी, है ना, उनके अंदर DNA रेप्लिकेशन हुआ होगा, मतलब DNA की कॉपी बन गई होगी। सेम वही प्रोसेस होगा जैसा मेरा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्रोमोसोम का नंबर अब हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिकल सेल नहीं रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नई सेल्स जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, जिसको हम गैमीट्स कहेंगे, गैमीट्स बनेंगी। अब समझते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या कह रहा है, ये होता है मेरा फीचर ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो मियोसिस कहाँ होती थी, माइटोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, मियोसिस होती है, जो मियोसिस होता है वो फीचर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करके एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो कैसे होता है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें सेक्सेस आकर के फ्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, मियोसिस के बारे में बता रही है एनसीईआरटी कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में हमें प्रोडक्शन मतलब हमें प्रोडक्ट मिलते हैं किसके, ऑफ ऑफस्प्रिंग्स के, मतलब उन्हें ऑफस्प्रिंग्स या आगे जो हमें नई जनरेशन मिलती है किसके द्वारा, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें मेरा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिनके इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये जब 12th के अंदर चैप्टर आता है तो उसमें डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, इंक्लूड द फ्यूजन, इसमें दो चीज़ें मिलती, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, जो मेरे गैमीट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर के जो फ्यूज़न होता है, मतलब वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो ये गैमीट बने हैं, ये टू गैमीट्स बने हैं, है ना, इनको जो इनके बनने का प्रोसेस होता है वो मेरा मियोसिस होता है। ठीक है, तो मियोसिस से मेरे ये दो गैमीट बनेंगे। जब ये दो गैमीट बन जाएंगे तो उसके बाद क्या होगी, ये दो गैमीट आगे जा कर के क्या करेंगे, मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेरे वहाँ पे जा कर के मेरे फ्यूज़ होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब एक क्या बनाएंगे, एक ऑफस्प्रिंग बना देंगे। ठीक है, तो ये गैमीट को बनाने के लिए हमें मियोसिस को पढ़ना है कि मियोसिस में क्या करेंगे, हम गैमीट बनाने के लिए हमें मियोसिस को पढ़ना है। तो मियोसिस में कह रहे हैं
ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो ये गैमीट होंगे, इन गैमीट के अंदर क्या होगा, अब देखो मियोसिस के अंदर मेरा क्या होता है, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं रहेगा। अगर हम ह्यूमन को लेकर के चले तो 46 क्रोमोसोम एक सेल में थे, अब 46 क्रोमोसोम नहीं रहेंगे, अब हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। गैमीट में मेरे 23, मतलब उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड कंटेंट, ठीक है। तो हर एक गैमीट सेल में क्या होगा, ईच गैमीट सेल के अंदर वो विद मतलब वो अपने साथ रखेगा क्या, एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। उस गैमीट के अंदर हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट एक पूरा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। कह रहा है गैमीट्स आर फॉर्म्ड, अब जो ये गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, गैमीट्स किस प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस, उस प्रोसेस को हमें पढ़ना है, मियोसिस, ठीक है। G1 S और G2 ये सारी सेम होगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मेरी वो जो सेल होगी जिससे गैमीट बनना था, ठीक है, वो सेल मेरी क्या करेगी, मियोसिस करेगी, जिससे गैमीट्स बने। लेकिन वो सेल, एनसीईआरटी कह रही है, वो कौन सी सेल है जिससे गैमीट्स बनता है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एम फेज़ के अंदर, मतलब माइटोसिस के अंदर, कि जो मेरी पेरेंटल सेल होती थी, है ना, पेरेंटल सेल से मेरी प्रोजेनी सेल बनती थी, मतलब डॉटर सेल बनती थी। तो वो कौन सी सेल थी, मेरी पेरेंटल सेल थी, है ना। पेरेंटल सेल मेरा पूरा इंटरफेस करके आई थी। उसके बाद जब वो माइटोसिस में गई, तो माइटोसिस के बाद जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो वो सेल्स मेरी डॉटर सेल्स या प्रोजेनी सेल्स बनी। अब एनसीईआरटी कह रही है जो मियोसिस होगी, है ना, जो गैमीट्स बनेंगे वो किस सेल्स से बनेंगी, मतलब उस सेल का नाम क्या है। तो उन सेल्स का नाम होता है आर फॉर्म्ड, वो बनेंगी फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो डिप्लॉइड सेल्स ही तो बनेंगी। डिप्लॉइड सेल्स होंगी मतलब 46 कंटेन ऑफ क्रोमोसोम की सेल्स होंगी, जो कि डिवाइड होकर के 23 गैमीट्स बना देंगी, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स का नाम क्या है, इट स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, जो कि ये स्पेशलाइज्ड मतलब जिसके अंदर 2n मतलब 46 क्रोमोसोम होगा, जो डिप्लॉइड सेल्स होगी वो सेल होंगी मेरी जर्म सेल्स, है ना। ये जर्म सेल्स, इनका नाम क्या है, याद रखना है। ये जर्म सेल्स जो होंगी, इनके अंदर क्या होगा, ये जर्म सेल मेरी डिवाइड करके क्या बनाएंगी, मेरी गैमीट्स बनाएंगी। जर्म सेल्स जिनके अंदर, अब देखो ये जर्म सेल्स क्या होती है, मेरी 2 तरीके की जर्म सेल्स होती है। ये अभी हमने पीछे भी बताया था आपको, नेक्स्ट जो मेरा जो पीछे का लेक्चर था उसके अंदर हमने बताया था कि जर्म सेल्स के अंदर मेरी 2 तरीके की मेरी सेल्स होती है। जर्म सेल्स के अंदर एक होती है स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में जो आप लोग हायर क्लासेस में 12th में जाकर के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है। जर्म सेल्स के अंदर मेरी 2 सेल्स आ जाती है, एक तो मेरी स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया। अगर एनिमल की बात कर रहे हैं ना, प्लांट की बात नहीं, अगर एनिमल सेल की बात करें तो अगर गैमीट बनना है तो वो कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल होंगी, उनका नाम लिख लेना, ठीक है। उनका नाम आपने एनसीईआरटी में लिख लेना। वो सेल हैं, उनका नाम है मेरी पहली स्पर्मेटोगोनिया और मेरी ओगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से मेरा मेल गैमीट बनेगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया एक मेरी स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल है जो आगे जाकर के मेरी मियोसिस करेगी और एक मेल गैमीट को क्रिएट करेगी। सेकंड मेरी ओगोनिया है जो कि स्पेशलाइज्ड फीमेल डिप्लॉइड सेल है जो आगे जाकर के मेरी मियोसिस करेगी और एक फीमेल गैमीट बनाएगी, ठीक है। तो ओगोनिया से मेरा फीमेल गैमीट बनता है और स्पर्मेटोगोनिया से मेरा मेल गैमीट बनना है, ठीक है। तो जो मेरा मेल गैमीट है वो मेल बॉडी में बनेगा और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में बनेगा, ठीक है। और जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे कह रही है स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स होती है। क्या कह रहा है एनसीईआरटी, क्या कह रही है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल, जो डिवीजन होता है इन सेल्स के अंदर, दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, है ना। ये हमें मालूम है कि मियोसिस में अब क्या होने वाला है, जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होने वाला है। मतलब ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो थी मेरे पास, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया थी और मेरी जो ओगोनिया थी, ये क्या करेंगी, इनके अंदर क्रोमोसोम का, इनके अंदर जब डिवीजन होगा तो ये क्या करेंगी, इनके अंदर रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हाफ हो जाना। रिड्यूस का मतलब घट जाना। क्रोमोसोम के नंबर मेरे आधे हो जाएंगे, 46 से हाफ हो जाएंगे, मतलब 23 हो जाएंगे। तो बाय हाफ, और वो क्या बनाएंगे, वो क्या देंगे, बेसिकली ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, बाय हाफ। ये रिजल्ट देगा इन द मियोसिस, ठीक है। ये रिजल्ट देगा, क्या देगा, हाफ बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। क्या करेगा मेरा यहाँ पे, बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो ये मेरे क्रोमोसोम नंबर होंगे बाय हाफ रिजल्ट, इनके हाफ हो जाने से ये क्या बनाएंगे, इन द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करेंगे, किसका, प्रोडक्ट बनाएंगे ऑफ अ हैप्लॉइड, है ना। हैप्लॉइड मतलब n नंबर के जो मेरे सेल्स होंगे,
कौन, डॉटर सेल्स, ठीक है। आगे जो मेरी नई सेल्स बनेंगी उनको हम डॉटर सेल्स या प्रोजेनी सेल्स ही कहेंगे। वहाँ पे माइटोसिस में प्रोजेनी सेल डॉटर सेल किससे बनी थी, पेरेंटल सेल से। यहाँ पे मेरी जो डॉटर सेल प्रोजेनी सेल्स होंगी वो पेरेंटल सेल से बनेंगी, लेकिन उस पेरेंटल सेल्स का नाम क्या है, वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स जो उनका नाम है। मेरी अगर हम एनिमल को लेके चले तो मेरा अगर ह्यूमन बीइंग भी है, मेरा ह्यूमन बीइंग को लेके चले तो स्पर्मेटोगोनिया और मेरी oogonia है, ये नाम याद रखना है। फिर कह रहा है दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। अभी इस तरीके के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। अब कह रहा है मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइन को समझो, क्या कह रही है एनसीईआरटी, कह रही है जो मियोसिस होता है वो इंश्योर करता है, क्या करता है, इंश्योर करता है द प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट बनाता है ऑफ अ हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड फेज़, है ना, जो मेरी लाइफ साइकिल मतलब जो सेल साइकिल होती है, मतलब लाइफ साइकिल जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसके अंदर उसके लाइफ साइकिल में क्या लाता है, एक हैप्लॉइड फेज़ लेकर के आता है। समझ पा रहे हो ना। देखो बेसिकली हम लोगों की बॉडी में क्या होती है, सारी सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। हम लोग की मेजॉरिटी केस में क्या बनता है, माइटोसिस ही होती है, क्योंकि बॉडी को बड़ा होना होता है या ग्रोथ होनी होती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, मेरा बेसिकली मेरा जो बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को बड़ा होना होता है, ग्रोथ होनी होती है, या ऑर्गेनिज्म के अंदर मेरा कहीं सेल की इंजर्ड हो गई है तो उस सेल रिपेयरिंग होनी है तो माइटोसिस होती है। मतलब मेरे जो मेजॉरिटी केस में जो बॉडी के अंदर क्या आती है, कौन सी फेस आती है, डिप्लॉइड फेस आती है, जो माइटोसिस लेकर के आता है। लेकिन जो मियोसिस होता है, जब मेरी गैमीट बननी होती है ना, तो गैमीट बनने के लिए जो मेरी मियोसिस होती है वो मेरी पूरी लाइफ साइकिल, मतलब जो ह्यूमन बीइंग की, जो एक एनिमल की जो पूरी लाइफ साइकिल में क्या लेकर के आता है, एक हैप्लॉइड फेज लेकर के आता है, ठीक है। इस लाइन का समझ में आया, इस लाइन का मतलब क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी, जो मेरी मियोसिस है वो क्या लेकर के आती है, वो प्रोडक्शन ऑफ अ हैप्लॉइड फेज, वो मेरी पूरी लाइफ साइकिल में, है ना, पूरी लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड फेज लेकर के आती है ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये मियोसिस किसके अंदर होगा, अगर हम कॉमन सेंस की बात है, जो सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगी, मतलब जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे उन्हीं के अंदर मियोसिस होगी। मेरे बैक्टीरिया वगैरह में, या फिर अगर मैं उनको तो हटाई दो, प्रोकैरियोट्स की तो बात ही नहीं करते, यूकैरियोट्स के अंदर मेरे वही यूकैरियोट जो कि सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रही होंगे। तो किसके मतलब हैप्लॉइड फेज किसकी लाइफ साइकिल में आएंगी, किस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में आएंगी, सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वेयर एज, अब यहाँ पे कह रहा है वेयर एज द फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक दो चीज़ें समझ लो, फर्टिलाइजेशन और मेरा जो मेरा रिप्रोडक्शन है वो चीज़ें क्या है मेरी, उसमें टर्म समझ लो कि क्या कहनी चाह रही है एनसीईआरटी हमें, कह रही है वेयर एज जो फर्टिलाइजेशन होता है रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। अब इस लाइन का मतलब समझो, कह रहा है जो मेरा फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या करता है, रिस्टोर, मतलब रिस्टोर का मतलब होता है वो रिस्टोर मतलब दोबारा बना देता है इसको, डिप्लॉइड फेज को, सॉरी ठीक है, डिप्लॉइड फेज को। मतलब कह रहा है जो मियोसिस है वो मेरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज लेकर के आता था सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो मेरा फर्टिलाइजेशन होता है वो फिर से, है ना, फिर से मेरी क्या कर देता है, वो रिस्टोर कर देता है, मतलब इस हैप्लॉइड फेज को जो है वो रिस्टोर कर देता है, फिर से क्या कर देता है, इस हैप्लॉइड फेज को मेरी डिप्लॉइड फेज में बदल देता है ना। ये जो मेरा फर्टिलाइजेशन है इस हैप्लॉइड फेज को मेरी फिर से क्या कर देता है, डिप्लॉइड फेज में बदल देता है, रिस्टोर कर देता है। अब देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब मेरी क्या करती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कहेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में अब देखो कैसे रिस्टोर कर देता है, मेरा हैप्लॉइड सेल थी, मतलब हैप्लॉइड फेज था, है ना, तो डिप्लॉइड फेज कैसे बन गया, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो गैमीट बनी थी उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करेंगी, लाइक जैसे कि मेरी स्पर्मेटोगोनिया से एक मेल गैमीट बना, एक फीमेल गैमीट बना, तो जो मेल गैमीट के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, फीमेल गैमीट के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, क्या कह रहा था, फ्यूज़न मतलब मिल जाएंगे, मीट कर जाएंगे, तो एक जाइगोट क्रिएट हो जाएगा, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होना। अब जब वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो n नंबर मिलकर के 2n नंबर का एक जाइगोट एक सेल बन जाएगा, है ना, तो उसके अंदर फिर से क्या आ जाएगी, मेरी एक 46 क्रोमोसोम का एक सेल बन जाएगा, है ना, वो फिर से डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, मतलब फिर से डिप्लॉइड सेल का बनने का मतलब क्या है, डिप्लॉइड फेज फिर से आ गया लाइफ साइकिल में। समझ में पाए, तो यहाँ कह रहा है फर्टिलाइजेशन जो होगा जब मेरी गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगी तो डिप्लॉइड फेज क्या फिर से आ जाएगा,
फिर से आ जाएगा डिप्लॉइड फेज, ठीक है। तो मियोसिस क्या करता था, मेरा लाइफ साइकिल में एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड फेज लेकर के आता था, वाइल जो मेरा फर्टिलाइजेशन होता था वो फिर से क्या कर देता था, उस हैप्लॉइड फेज को डिप्लॉइड फेज में कन्वर्ट कर देता था, क्योंकि गैमीट बनी है तो आगे जा कर के क्या बनना है, उसका जाइगोट तो बनना ही बनना है, मतलब फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर हो जाना है दोबारा, फिर से क्या मेरा हैप्लॉइड फेज जो आया था मेरी लाइफ में वो फिर से डिप्लॉइड फेज में बदल जाएगा। क्या कह रहा है, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड द एनिमल्स। क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे जो स्पर्म और ये एग है, ये देखो ये जो स्पर्म मेरा है, एक ये मेरा मेल गैमीट है, मेल गैमीट का नाम है स्पर्म, है ना। ये मेरे क्या बना है, ये स्पर्मेटोगोनिया से बना है। कैसे बना है, मियोसिस से बना है। एग मेरा जो है वो ओगोनिया से बना है, फीमेल गैमीट है। कैसे बना है, मियोसिस से बना है। तो ये दोनों गैमीट है, ये गैमीट किससे बने, बाय मियोसिस, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। अब मेरी जो क्या कह रही है एनसीईआरटी कहती है, जो मेरी जो मियोसिस होती है वो क्या करती है, मेरी लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड फेज लेकर के आती है। दोनों हैप्लॉइड गैमीट है ना, हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड फेज लेकर के आती है। उसके बाद ये जो गैमीट होती है आपस में फ्यूज़ करते हैं ना, ये स्पर्म और एग आकर में फ्यूज़ करता है तो एक जाइगोट बन जाता है। अब ये क्या होगा, ये एन नंबर के थे आपस में फ्यूज़ करके 2n नंबर का मतलब एक डिप्लॉइड सेल बन जाती है। तो ये प्रोसेस जो बीच का प्रोसेस कहलाता है ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, रिस्टोर कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको आपस में ऐड कर देता है, ठीक है। 23 फिर से मेरे 46 ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो मेरा क्या कर देता है, रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज, मतलब फिर से क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज को फिर से रिस्टोर कर देता है। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ये प्रोसेस है जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जैसे फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, है ना, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब जो मियोसिस होती है ना, मियोसिस में क्या होता है, गैमीट्स बनती है। तो गैमीट्स का बनना ही गैमेटोजेनेसिस, जैसे कि मेरा स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया, ये जो बने थे मेरे, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया से मेरे स्पर्म और ओगोनिया से मेरे जो एग बना था वो क्या था, वो प्रोसेस मेरा गैमेटोजेनेसिस था, मियोसिस से बना था। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब क्या कह रहा है, वी कम मतलब आता है, हमें जो है मियोसिस कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान मुझे मियोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर, अब कह रहा है इन प्लांट्स में एंड द एनिमल्स में, प्लांट और एनिमल में जो मेरी मियोसिस देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, गैमेटोजेनेसिस में, मतलब जब गैमीट्स बनेंगे तो वहाँ पे मुझे मियोसिस देखने को मिलेगी। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स, है ना। ये क्या करेगा, जो मेरा मियोसिस होगा, जो मेरी गैमेटोजेनेसिस में देखा जाएगा तो वो क्या करेगा, वो लीड्स मतलब मुझे देगा बना करके हैप्लॉइड गैमीट्स, मतलब n नंबर ऑफ गैमीट्स। अब द की फीचर ऑफ द मियोसिस, अब मियोसिस के की फीचर क्या है, की फीचर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है ना जिससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे हर एक फेज को। तो कह रहा है सबसे पहला मेरा कह रहा है जो मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशनल साइकिल, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, काल मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखो मेरा जो माइटोसिस हम लोगों ने पढ़ा था वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो सिंपल सीधा साधा था। वो सिंपल सा क्या करा, हमने 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, मतलब थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लेक्स थी लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जो मेरा मियोसिस होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। उसके अंदर जो हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, फर्दर ही मेरा जो मियोसिस होता है वो भी डिवाइड हो जाता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। और मियोसिस 1 भी डिवाइड हो जाता है मेरा कई फर्दर फेजेस में, और उसका भी कई फर्दर फेज मेरा 5 फेजेस में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है ना भाई, तो नया ऑर्गेनिज्म बनने के लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। वहाँ पे यहाँ आइडेंटिकल सेल्स नहीं बनेंगी, यहाँ एक नई सेल बनेगी। तो नई सेल बनने में वहाँ पे नई चीज़ें बनेंगी, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होंगी, हम लोग पढ़ेंगे। मियोसिस इन्वॉल्व टू, कह रहा है मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशनल साइकिल, ठीक है। 2 सीक्वेंशनल साइकिल यहाँ पे होती हैं। पहली होती है मेरी न्यूक्लियर साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियर का मतलब वही कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है। एंड सेल डिवीजन मतलब वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी। काल दी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। यहाँ पे 2 मियोसिस भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रही है, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो मेरा जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ होगा, मेरा ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इन मियोसिस 1।
मेरी जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए की कॉपी, वो मेरी कहाँ होगी, केवल मेरी एक सिंगल साइकिल ऑफ होगी। सिंगल साइकिल का मतलब यहाँ पे इन मियोसिस वन की बात हो रहा है, ठीक है। जो डीएनए साइकिल मतलब डीएनए जो रेप्लिकेशन होगा वो मेरा सिर्फ मियोसिस वन में होगा, होगी मियोसिस वन मियोसिस टू, लेकिन अब यहाँ पे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो मेरा मियोसिस वन है। मियोसिस वन मुझे, अब देखो एक चीज़ है, अगर आप मियोसिस वन को समझ लिए तो चैप्टर ख़त्म। मियोसिस टू तो बहुत ज़्यादा इजी है, मियोसिस वन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ लिया तो मेरा पूरा मियोसिस जल्दी से मेरा चैप्टर ये हो जाएगा। मियोसिस वन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे समझना है, तो मियोसिस वन में मेरा कह रहा है बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मेरा होता है सिर्फ एक सिंगल साइकिल में, मियोसिस की एक सिंगल साइकिल में, जिसे कहते हैं मियोसिस वन। अब नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, मियोसिस वन, ठीक है, जो पहला मियोसिस वन है इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब शुरू होगा, स्टार्ट लिख लीजिए, ठीक है। इनिशिएटेड या स्टार्ट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। ठीक, क्या कह रहा है, जो अब देखो मियोसिस वन होगी, अब समझो, अब यहाँ पे माइटोसिस को भूल जाओ, जो हम लोगों ने एम फेज पढ़ा था, एम फेज के अंदर जो मैंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो सबको भूल जाओ। अब यहाँ पे समझो जो मेरी सेल पहले आई G1 में, फिर गई वो S में, फिर वो गई G2 में, अब वो निकल के आएगी मेरे M, मतलब कहाँ आएगी वो, अब वो सेल आ गई मेरी मियोसिस वन के अंदर, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें माइटोसिस की थी, वो मेरी कहाँ होती है, जब बॉडी को ग्रोथ होना था। अब मुझे गैमीट बनाने हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, गैमीट बनना है। अब यहाँ पे समझो सेल मेरी S मतलब G1 में थी, फिर मेरी S में आई, उसके बाद G2 में आई, अब G2 से निकल के मेरी कहाँ आएगी, मियोसिस वन में आएगी, ठीक है। अब मेरी मियोसिस वन में आएगी, तो मियोसिस वन कैसे शुरू हो रही है, क्योंकि ये मियोसिस वन किसके बाद आने वाला है, मेरा G2 के बाद आएगा ना। कॉमन सेंस है थोड़ा सा, है ना, ये समझो, इस प्रोसेस को दिमाग में रखो, तभी चीज़ें आगे आसान लगेंगी। मियोसिस वन से मेरी जो सेल निकल के आई वो G2 से मियोसिस वन में आई, तो मियोसिस वन इनिशिएटेड मतलब शुरू होता है, आफ्टर मतलब बाद में, द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। पेरेंटल क्रोमोसोम है ना, पेरेंटल क्रोमोसोम मतलब जिससे मेरी आगे गैमीट बननी है ना, पेरेंटल क्रोमोसोम का नंबर, जो पेरेंटल क्रोमोसोम ही तो होगी मेरी जो आगे गैमीट बनाएगी, डॉटर सेल बनाएगी, ठीक है, जो गैमीट बनाएगी। मतलब इन पेरेंटल क्रोमोसोम का नाम एनसीईआरटी ने कह दिया कि ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स होती है, जैसे कि मेरी स्पर्मेटोगोनिया और मेरी oogonia, ठीक है। अब ये जो मेरी पेरेंटल क्रोमोसोम है ये क्या हो चुकी होंगी, रेप्लिकेटेड हो गई होंगी, मतलब इनके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो क्या रेप्लिकेटेड हो गया होगा, जाहिर सी बात है, ये एस में आई होगी, है ना। G1 से निकल के जो मेरी पेरेंटल क्रोमोसोम होगी, सपोज एक होगी, तो वो G1 में से निकल के मेरी जब एस में आई होगी तो उसके क्रोमोसोम क्या हो गए होंगे, रेप्लिकेट हो गए होंगे, उसकी कॉपी बन गई होगी। अब वो जो मेरी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो मेरी रेप्लिकेटेड पेरेंटल क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, मेरा जो क्रोमोसोमल जो मेरी सेल है वो क्या करेगी, मेरी एस से G1 में, एस से G2 में आएगी, देन G2 में क्या आएगी, मियोसिस वन में आएगी। तो मियोसिस वन क्या होगा, कब शुरू होगा, बाद में, आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर जाएगा, मतलब उसके अंदर कितने, हमें एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड देखने को मिलेंगी, 2 क्रोमेटिड देखने को मिलेंगी। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तब मेरी मियोसिस वन शुरू होगी, एकदम सिंपल सा है। अब क्या करेगा, हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर्स क्रोमेटिड एट द एस फेज, है ना। ये एस फेज की बात करी कि एस फेज में मेरा रेप्लिकेशन हुआ था ना, रेप्लिकेटेड हुई थी, क्रोमोसोम की कॉपी बनी थी, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड बनी थी, है ना, ये क्या करेगा, मतलब जो क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करेगा आइडेंटिकल मतलब सेम सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक। ये बताया था हमने सबसे शुरू में, एकदम बताया था कि सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है। जो एस फेज में मेरा क्रोमोसोम की कॉपी बनी थी वो क्या बन गई थी, क्रोमेटिड बन गई थी, मतलब वो दोनों मिलजुल कर मेरी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई थी, ठीक है। सेम सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगी एट दी एस फेज के बाद G2, फिर वो G2 में आएगी, G2 के बाद मेरी मियोसिस वन में आएगी और मियोसिस वन मेरी शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कह रहा है मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब यहाँ से हमें टर्म को समझना शुरू कर देना है, इसमें बहुत सारे नए टर्म्स आएंगे जिनको हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पे आया है होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे समझो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब पेरेंटल क्रोमोसोम जो था मेरा, जिसके अंदर मेरी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मतलब 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो मेरी वहाँ पे थी, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कह रहे हैं, वो क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होंगे, जैसे सपोज मेरा एक फीमेल से आया होगा और एक मेल से आया होगा, मतलब उस सेल में क्रोमोसोम आया होगा सपोज कहाँ से, एक फीमेल से एक मेल से। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि हमने देखो
सबसे पहले हमने जो क्रोमोज़ोम बताया था और क्रोमोज़ोम के अंदर हमने बताया था कि जीन क्या होता है, ठीक है? जीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो जीन, ये क्या होता है? जीन कुछ नहीं होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है। डीएनए मेरा थ्रेड लाइक होता है, तो डीएनए के थ्रेड लाइक को हम अगर छोटा-सा काट लें तो वो मेरा जीन कहलाएगा। अब डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ना, तो जीन भी क्या करेगा, एक टिपिकल लाइक ऑफ सम टाइप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करेगा। सपोज़ उसके अंदर वो जीन जो है, वो सपोज़ जो यहाँ पे जीन पाया जा रहा है, उसके अंदर जो कैरेक्टर पाया जा रहा है वो हाइट का है ना? कि सपोज़ उसके अंदर जो हाइट का कैरेक्टर है, हाइट बढ़ाने वाला कैरेक्टर उस जीन में है। अब वो जीन जो है, अब देखो जीन मतलब क्या होगा, डीएनए का सेगमेंट है, तो डीएनए ही तो पैक होकर के क्रोमोज़ोम बना था, क्रोमोज़ोम की डीएनए ही से तो बना है। तो इस क्रोमोज़ोम के अंदर जो मेरा इस पोजीशन पे जो जीन प्रेज़ेंट है, जो हाइट का जीन है, वही सेम पोजीशन पे मेरे फीमेल वाले क्रोमोज़ोम पे है ना, सेम पोजीशन पे मेरा क्या होगा, हाइट का जीन प्रेज़ेंट होगा, है ना? मतलब यहाँ पे जैसे कि 2 क्रोमोज़ोम है, ठीक है? 2 क्रोमोज़ोम है, तो एक यहाँ पे एक क्रोमोज़ोम के जो लोकेशन का मतलब सेम लोकेशन पे हाइट का जीन, और वही दूसरे वाले क्रोमोज़ोम पे सेम लोकेशन पे हाइट का जीन, मतलब दोनों के सेम लोकेशन पे मेरे हाइट का जीन सेम लोकेशन पे पाया जा रहा है, ठीक है? तो ये क्रोमोज़ोम जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोज़ोम, है ना? होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकेशन, है ना? तो सेम लोकेशन पे अगर कोई जीन, सपोज़ कोई भी जीन हो सकता है, हाइट का, कलर का, आई कलर का, फेस कलर का, कुछ भी हो, है ना? तो सेम लोकेशन पे अगर 2 क्रोमोज़ोम के सेम लोकेशन पे मेरा एक ही टाइप का जीन पाया जा रहा है, एक कैरेक्टर का, तो वो होमोलोगस क्रोमोज़ोम होगा। और क्या है, अब यहाँ पे अब देखो एक ही कैरेक्टर का, तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी सेम होगी। तो होमोलोगस क्रोमोज़ोम की मॉर्फोलॉजिकल सेम होगा, मतलब दिखने में भी वो क्रोमोज़ोम सेम होगा, और उसका जो सेंट्रोमियर पोजीशन भी सेम होगा। सेंट्रोमियर पोजीशन है ना, बीच में क्रोमोज़ोम की क्या होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है ना, तो ये जो सेंट्रोमियर पोजीशन भी होगा, मतलब एकदम वो सेम होंगे, एकदम सेम पोजीशन पे होंगे। एक क्रोमोज़ोम ये एक तो दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, तो सेंट्रोमियर पोजीशन भी वहाँ पे सेम होगा, और जीन लोकेशन तो सेम होगी ही होगी। तो आप होमोलोगस क्रोमोज़ोम क्लियर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोज़ोम। पेयरिंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है? पेयरिंग का मतलब क्या होता है, मिलना। अब होमोलोगस क्रोमोज़ोम समझ में आया? होमोलोगस क्रोमोज़ोम जहाँ पे मेरे सेम लोकेशन पे एक सेम कैरेक्टर के जीन होंगे, ठीक है? वो मॉर्फोलॉजिकल भी सेम होंगे, उसके अंदर सेंट्रोमियर पोजीशन भी सेम होगी। तो वो दोनों क्रोमोज़ोम, वो 2 होमोलोगस क्रोमोज़ोम होंगी, उनकी पेयरिंग होगी मियोसिस के अंदर, ठीक है? मियोसिस में क्या होगा, 2 होमोलोगस क्रोमोज़ोम की पेयरिंग होंगी। वो 2, जैसे कि सपोज़ फीमेल का क्रोमोज़ोम था, मेल का क्रोमोज़ोम था, ठीक है? एक सेल में मेल एंड फीमेल का क्रोमोज़ोम था, वो दोनों होमोलोगस क्रोमोज़ोम। तो पेयरिंग का मतलब वो पास-पास आएँगे, मतलब जॉइन होंगे, मिलेंगे। तो मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोज़ोम्स एंड, और क्या होगा, एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी बताएँगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। एंड क्या होगा, देखो दोनों होमोलोगस जो क्रोमोज़ोम वो पास आएँगे, ठीक है? पेयरिंग का मतलब पास आएँगे, जुड़ेंगे, और रिकॉम्बिनेशन होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोज़ोम, ठीक है? अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने बताया था क्या होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अगर हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब जैसे कि अब एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले मेरी एक ये सेल थी, ठीक है? सपोज़ एक सेल थी, डिप्लॉयड सेल थी। ये डिप्लॉयड कोई स्पेशलाइज्ड सेल थी। सपोज़ मेरी स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे कि मेरे यहाँ पे कोई स्पर्मेटोगोनिया हो सकती है या मेरी oogonia हो सकती है ना, तो ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल थी, जो आगे जा कर के क्या करेगी, मेरी मियोसिस करेगी। मतलब ये मेरा जो होगी, पहले पूरा जीवन को कंप्लीट करेगी, फिर मेरे जीवन के बाद वो एस को कंप्लीट करेगी, फिर एस के बाद मेरी G2 को कंप्लीट करेगी, है ना? फिर G2 के बाद क्या आएगी, मियोसिस 1 में आएगी। अब देखो ये जो सेल थी, इसके अंदर सपोज़ ये पेरेंटल सेल है, ठीक है? तो पेरेंटल सेल के क्रोमोज़ोम को क्या कहेंगे, पेरेंटल क्रोमोज़ोम। अब पेरेंटल क्रोमोज़ोम तो है, लेकिन ये पेरेंटल क्रोमोज़ोम होमोलोगस क्रोमोज़ोम है। फीमेल मेल का सपोज़ से आया होगा यहाँ पे क्रोमोज़ोम, तो ये होमोलोगस, मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर होगा जो सेम कैरेक्टर का जीन होगा, जो सेम लोकस पे होगा। अब ये सेल क्या करेगी, जब एस में जाएगी, ठीक है? जब ये सेल मेरी एस में जाएगी, तो एस में क्या होगी, अब यहाँ पे ये क्रोमोज़ोम है, तो क्रोमोज़ोम में क्या होगी, डीएनए, मतलब डीएनए की कॉपी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी, मतलब एक डीएनए की कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा क्रोमोज़ोम था, ये 2, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड दिखने लगेंगी, है ना? ये क्रिस क्रॉस की तरह दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 क्रोमैटिड दिखने लगेंगी, ठीक है? एक मेरी सपोज़ यहाँ पे एक फीमेल वाली क्रोमोज़ोम की 2 क्रोमैटिड, यहाँ पे मतलब एस में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोज़ोम अभी 2n ही है। क्रोमोज़ोम का नंबर बदला नहीं है, ठीक है? याद रखना, एस फेज़ में मेरा डीएनए कंटेंट डबल हुआ, लेकिन क्रोमोज़ोम मेरा 46 था, 2n था, तो 2n ही रहा, ठीक है? खाली कॉपी बन गई। तो कॉपी बन गई, तो यहाँ पे 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये।
तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाएंगी, सेम क्रोमोसोम की हैं, इनका सेंट्रोमेयर सेम है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, आपस में सिस्टर है। और सपोज ये मेल का होगा तो मेल में भी ये कहलाएंगी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, सेम वही होगा। लेकिन अगर हम इस क्रोमेटिड की और इस क्रोमेटिड को और इस क्रोमेटिड को कंपेयर करें, ठीक है, सपोज एक फीमेल का क्रोमेटिड ले और एक मेल का क्रोमेटिड ले, तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाएंगी, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है पता चल गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक सपोज मेल का क्रोमेटिड, एक फीमेल का क्रोमेटिड और एक मेल का क्रोमेटिड, तो इन दोनों क्रोमेटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। तो मेरा जो रिकॉम्बिनेशन होगा, अभी बताएंगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, ये एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, तो देखो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर में सपोज यहाँ का छोटा सा सेगमेंट और इस क्रोमेटिड का छोटा सा सेगमेंट और इस क्रोमेटिड का छोटा सा सेगमेंट में कोई जीन होगा, सपोज होमोलगस क्रोमोसोम था और उसके अंदर हाइट का जीन था, तो फीमेल का जो मतलब फीमेल का हाइट का जीन वो मेल के पास चला जाएगा, है ना, और मेल की हाइट का जीन फीमेल के पास चला जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर और उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक, आगे बढ़ाएंगे जो पूरी डिटेल में। तो किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, यही तो कह रही है एनसीईआरटी। अब ये क्या थी, मेरी पेरेंटल क्रोमोसोम थी जो कि रेप्लिकेट हो गई थी, है ना। ये एनसीईआरटी ने कहा था कि मेरा मियोसिस 1 कब शुरू होगा, मियोसिस 1 मेरा शुरू होता है, स्टार्ट होता है आफ्टर द पेरेंटल, ठीक है, आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम, आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव replicated to produce the identical sister chromatid at the S phase। ठीक है, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड आफ्टर द एस फेज के बाद, इस फेज के बाद मेरा G2 आएगा, फिर उसके बाद मेरा मियोसिस 1 शुरू होगा। ठीक है, अब ये सेल मेरी G2 में जाएगी। ठीक है, G2 में कुछ प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि स्पिंडल फाइबर मतलब डिवाइड करने में मदद करेंगी। तो G2 के बाद जब मेरा मियोसिस 1 होगा, ठीक है, तो मियोसिस 1 इज़ द रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम मेरी रेप्लिकेट कर जाती है, मतलब ये ऐसी थी, अब ये ऐसे दिखने लगेगी, 2 क्रोमेटिड आ जाएंगी, अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वगैरह होगा, तो ये मेरी यहाँ पे जाएगी। अब मियोसिस 1 मेरा रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये अगर 2n नंबर की सेल थी, डिप्लॉइड सेल थी, तो क्या ये n नंबर की मतलब हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से एक सेल से मेरे 2 डॉटर सेल या 2 गैमीट्स अभी बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 2 गैमीट्स बन गए, यहाँ पे मियोसिस 1 इधर रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, अब देखो मेरा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ था, जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था। तो देखो जब क्रॉसिंग ओवर होगी, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, तो क्या होगी मेरी यहाँ पे, अब देखो ये एस फेज़, बीच में मेरी एस फेज़ हुई होगी। ठीक है, बीच में मेरी एस फेज़ हुई होगी, एस फेज़ के बाद ये वाला मेरा मियोसिस 1 था, मियोसिस 1 में हमारी ये सारी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद ये दोनों सेल बन जाएंगी। ठीक है, जब दोनों सेल बन जाएंगी तो देखो इस क्रोमोसोम में ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एक सेगमेंट आ गया सपोज मेल का और यहाँ पे एक सेगमेंट आ गया सपोज फीमेल का, तो यहाँ इन दोनों में क्या हुई, जो मेरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो एक नई सेल क्रिएट हो गया, उसके अंदर नए कैरेक्टर आएंगे, तो ये हैप्लॉइड सेल बन गई, मतलब यहाँ पे 2n से इनका नंबर हाफ हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है सेंट्रोमेयर नॉट सेपरेट, है ना, आगे समझ में आएगा जब मियोसिस 1 को डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहा है सेंट्रोमेयर, जो बीच में सेंट्रोमेयर होता है वो सेपरेट नहीं होता है। हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि जो मेरा एनाफेज आता है तो उसमें मेरा सेंट्रोमेयर भी स्प्लिट होता है, और ये याद रखना जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रोमेयर, अब देखो वहाँ पे सेंट्रोमेयर मेरा स्प्लिट हो गया था, है ना, मेरे सेंट्रोमेयर भी स्प्लिट हो गए थे, तो मेरे क्रोमोसोम भी स्प्लिट हो गए, है ना, मतलब जितने सेंट्रोमेयर उतने ही क्रोमोसोम। अब यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुए हैं। ठीक है, ओनली क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होंगे, ये दोनों क्रोमेटिड है, ये दूर दूर जाएंगे, है ना, ये दूर दूर जाएंगे, तो क्रोमेटिड का सेपरेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। उसके बाद जब मियोसिस 2 होगी तो मियोसिस 2 में क्या होगा, इट इज़ द इक्वेशनल डिवीजन। अब देखो मियोसिस 2 जो होगी वो मेरी एकदम माइटोसिस की तरह होगी, है ना, उसमें क्या होगा, मेरी n से मेरी 4 नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लाइक प्रोसेस नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, n से इसके अंदर n/2 थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम आइडेंटिकल सेल्स ही बनेंगी ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे ये सेल है बस यहाँ इसके नंबर बढ़ जाएंगे, बस सेम वैसी ही सेल बनेगी। इसी वजह से मियोसिस 2 को एनसीईआरटी ने कहा है इट इज़ द इक्वेशनल डिवीजन, मतलब ये लुक लाइक द माइटोसिस, है ना, माइटोसिस के अंदर भी मेरी आइडेंटिकल सेल बनती थी और मियोसिस 2 के बाद भी मेरी आइडेंटिकल सेल। अब देखो जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो होगा उन दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरकाइनेसिस होगी, है ना, मतलब जब सेल मेरी मियोसिस 1 करेगी तो वो फिर से क्या करेगी, मेरी इंटरकाइनेसिस करेगी, उसके बाद फिर क्या होगा, मेरा मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या होगा, मेरा इंटरकाइनेसिस होगा।
अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। मियोसिस इन्वॉल्व, अगर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो वो आपको आगे बिल्कुल समझ आ जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वो इसलिए समझा दिया कि आपको होमोलगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर, सिस्टर, ये सारी चीज़ें, और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर चीज़ किसके बीच में हो रहा है, ये समझ आ गया तो बस ठीक है, आगे आपको समझ आने ही वाला है। कह रहा है मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलगस क्रोमोसोम, अब समझ में आ गया है ना। एंड रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसके हैं, ऑफ अ होमोलगस क्रोमोसोम की, ठीक है। अब मेरा फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब मेरे आखिर में क्या बने थे, मियोसिस 1 से मेरे 2 सेल्स बने थे, फिर मियोसिस 2 करेगी तो 4 सेल बनेंगे, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, है ना। जब मियोसिस 2 खत्म होने वाली होती है तो मेरे 4 सेल बन जाते हैं। फिर कह रहा है मियोटिक इवेंट, अब मियोसिस को या मियोटिक, ठीक है, मियोसिस और मियोटिक सेम वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। मियोटिक इवेंट्स, मियोटिक इवेंट्स का मतलब इसके अंदर और फर्दर कौन कौन से फेजेस आएंगे, जैसे कि मेरा हमने पढ़ा था जो माइटोसिस था उसके अंदर मेरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आया था, ठीक है। तो उनके अंदर मेरे फेजेस तो आएंगे ना, यहाँ पे भी मेरे फेजेस आने वाले हैं। तो कह रहा है मियोटिक इवेंट मतलब जो मियोटिक फेजेस होंगे कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, तो मियोसिस 1 में भी मेरे 4 होंगे और मियोसिस 2 में भी 4 होंगे, मतलब ये तो मेरी दोनों में सब में कॉमन रहने वाली है। जैसे कि मियोसिस 1 होगा तो उसमें सबसे पहले प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 जब होगी तो उसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 1 मेरा क्या है, इट इज़ द एक्चुअल मियोसिस, है ना, इसको हम कहेंगे इट इज़ द एक्चुअल मियोसिस, जहाँ पे मेरी एक्चुअल में मियोसिस होने वाली है। एक्चुअल मियोसिस इट इज़ द रिडक्शनल डिवीजन, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होने वाला है। लेकिन मियोसिस 2 इट लुक लाइक द माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मेरा 2n नंबर ऑफ सेल होगी, नहीं ना, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल जो होगी वो इसके अंदर जाएगी। इसको माइटोसिस की तरह इसलिए कहा गया है, क्वेश्चनल डिवीजन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल सेल बनेंगी। माइटोसिस में भी आइडेंटिकल सेम तरीके की सेल बनती थी, क्योंकि होना क्या है, अब मेरी सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें तो जेनेटिक ट्रांसफ़र करना वो तो हो गया ना जेनेटिक मटेरियल। अब क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ानी है, मतलब गैमीट के नंबर बढ़ाने, गैमीट नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा करनी है, तो क्या करना, मियोसिस 2 करनी है, मतलब 2 से 4 सेल करनी है, तो मियोसिस 2 लाइक दी इक्वेशनल डिवीजन, मतलब यहाँ पे जो मेरे आइडेंटिकल सेल बनेंगे, तो इसको एज अ माइटोसिस की तरह कह दिया एनसीईआरटी में। अब मेरा शुरू होने वाला है मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस के बारे में हम लोग ने पढ़ा, कहाँ होता है, कि क्यों होता है, किसमें क्या होता है और उसके कितने फेजेस है। फर्दर मियोसिस में मेरा मियोसिस जो होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, अब मियोसिस 1 को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या कह रहा है, जो मेरा इसके अंदर क्या होगा, अब देखो मियोसिस 1 किससे शुरू होगी, मेरा प्रोफेज 1 से, है ना। मियोसिस 1 का जो पहला फेज़ होगा वो प्रोफेज 1 होगा ना, तो कह रहा है मियोसिस 1 को या मियोटिक 1 को सेम है, कह रहा है यहाँ पे सबसे पहली फेज़ आएगी जो मेरी प्रोफेज 1 होगी। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब ये लाइन देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, कह रही जो मेरा मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, है ना, मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन वो जो होगा, ये देखो पहला फेज़ होगा मियोसिस 1 का, मियोसिस का पहला फेज़। अब देखो मियोसिस का पहला फेज़ मियोसिस 1 या पहला फेज़ प्रोफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ मियोसिस, मियोसिस का पहला फेज़ होगा ना, कॉमन सेंस से पहला फेज़ तो प्रोफेज 1 ही होने वाला है। तो प्रोफेज में, अब प्रोफेज 1 को एनसीईआरटी ने क्या किया कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इसमें ज़्यादा टाइम लेगा, इसमें जो सेल लेगी जो मेरी बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम लेगी, टिपिकली कॉम्प्लेक्स होगा और लॉन्गर होगा, बहुत लंबा टाइम ये जो फेज़ होगा, जो अगर हम इसको कंपेयर करें एंड मोर कॉम्प्लेक्स होगा व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, मतलब जो माइटोसिस में हम लोगों ने प्रोफेज पढ़ा था उसके कंपैरिजन में जो मियोसिस का प्रोफेज 1 होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, है ना। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके भी मेरे फर्दर फेजेस हो जाते हैं, इसके अंदर भी मेरी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, चीज़ें के अंदर यहाँ पे जो हम लोगों ने जो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा, वो चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। मतलब इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू दी फॉलोइंग 5 फेजेस, है ना, मतलब प्रोफेज 1 के भी मेरे 5 फेजेस हो जाएंगे, इसी वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक है, 5 फेजेस में हो जाएगा। अब ये जो 5 फेजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फेजेस जो डिवाइड किए गए हैं प्रोफेज 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जो प्रोफेज 1 है उसको फिर से 5
पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर, मतलब मेरा क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। अब क्रोमोसोम कैसे बिहेव करेगा, है ना, उसके बिहेवियर पे, उसके बेसिस पे मेरे 5 फेजेस पे डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला फेज लिप्टोटीन आ जाएगा, सेकंड जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। ठीक है, ये 5 फेजेस मेरे प्रोफेज 1 के हैं। इसका निमोनिक कैसे याद रखेंगे? सब लोग कॉमन है निमोनिक, सब ऐसे याद करते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। जैसे लाओ ज़रा पानी दे दो, है ना, ये कॉमन सा निमोनिक है। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, लाओ ज़रा पानी दे दो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है हमसे कि यहाँ पे कह रहा है कि किस बेसिस पे मेरा, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे कह रहा है किस बेसिस पे डिवाइड करेगा। जो मेरा प्रोफेज 1 में जो सेल जाएगी वो मेरी मतलब प्रोफेज 1 को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो वो बेसिस याद रखना है क्रोमोसोमल के बिहेवियर पे। ठीक, क्रोमोसोमल के बिहेवियर पे प्रोफेज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा कह रहा है लिप्टोटीन को क्या कहा गया एनसीईआरटी ने, लिप्टोटीन इज़ लुक लाइक द ईयरली प्रोफेज। अब देखो हम लोगों ने एम फेज में पढ़ा था, जो माइटोटिक फेज था उसमें लोगों ने पढ़ा था, जो प्रोफेज मेरा वहाँ पे सिंपल था, प्रोफेज के 2 फेजेस हो जाते थे, एक मेरा ईयरली प्रोफेज और एक मेरा लेट प्रोफेज, है ना, ईयरली प्रोफेज लेट प्रोफेज होता था ना। तो कह रहा है एनसीईआरटी कह रहा है कि जो मेरा लिप्टोटीन होता है, लिप्टोटीन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, ये लिप्टोटीन मेरा पहला फेज होगा ना प्रोफेज 1 में। जब प्रोफेज 1 में सेल एंटर करेगी तो उसमें सबसे पहले किस में जाएगी, लिप्टोटीन में जाएगी। तो लिप्टोटीन क्या है, इट इज़ द इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो लिप्टोटीन मेरा सबसे शुरुआत का फेज है प्रोफेज का, तो इसको हम क्या ईयरली प्रोफेज कह दें, है ना, ईयरली प्रोफेज, है ना। तो लिप्टोटीन को क्या है, इट इज लुक लाइक द ईयरली प्रोफेज, है ना, ईयरली प्रोफेज मेरा मतलब ईयरली प्रोफेज की तरह होगा। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, CDS का मतलब यहाँ पे मेरा क्रोमोसोमल कंडेंसेशन बिगन, है ना, और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, है ना, न्यूक्लियर बिगन, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हो जाएगी, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा और मेरा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। SCDS ये निमोनिक है, CDS ऐसे याद रखना है ना। जैसे देखो हम लोग ने प्रोफेज में क्या पढ़ा था, प्रोफेज ईयरली प्रोफेज में क्या होती थी, चीज़ें बिगन इनिशिएट होती थी, मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना शुरू होगा, है ना, फिर मेरा जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू होगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू होगा, है ना, ये तीनों चीज़ें होनी थी, है ना। शुरू का मतलब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का मतलब सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए थे इस फेज में, तो वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू होंगे, है ना। अब वो अपोजिट पोल पे जाएंगे तो मतलब वो जाने वाले हैं, इसका मतलब क्या करने वाले हैं वो लोग, स्पिंडल फाइबर बनाने वाले हैं, तो स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। CDS ये मेरी चीज़ें सेम होंगी जो मेरी एम फेज में हुई थी प्रोफेज में, वो सेम मेरी CDS मेरी मतलब लिप्टोटीन में भी मेरी ये सारी CDS होंगी, है ना। तो ये किसके हो जाएंगे, जो ईयरली प्रोफेज में जो चीज़ें होती थी अब यहाँ पे मेरी लिप्टोटीन में मुझे देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। अब हम पहला फेज पढ़ते हैं, ड्यूरिंग लिप्टोटीन। अब कह रहा है लिप्टोटीन के दौरान क्या होगा, लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो होंगे मेरे धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, जो देखो प्रोफेज में क्या होता था, लिप्टोटीन को याद रखना, इट इज़ द ईयरली प्रोफेज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिगन। क्रोमेटिन जो मेरे धागे की फॉर्म में थी, जो मुझे नहीं दिख रही थी, क्लियरली विजिबल नहीं थी, अब वो मेरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू होगी, कंडेंसेशन शुरू होगा, मतलब ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे मेरी विजिबल होना शुरू होगी। ठीक है, कहाँ, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब जब लाइट माइक्रोस्कोप से हम के अंदर जब हम सेल को देखेंगे, वो सेल मेरी जब मियोसिस 1 कर रही होगी, मतलब प्रोफेज 1 का लिप्टोटीन की स्टेज में होगी, तो उसके अंदर मुझे क्रोमोसोम दिखना शुरू होंगे। ठीक है, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या होगा, लिप्टोटीन स्टेज के बारे में बताया गया, लिप्टोटीन स्टेज के अंदर कॉम्पैक्शन का मतलब होगा मिलेंगी, द कॉम्पैक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम, यहाँ पे होमोलगस क्रोमोसोम याद रखना, ये होमोलगस क्रोमोसोम है, तो होमोलगस क्रोमोसोम मेरे कॉम्पैक्ट होंगे, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, अभी डायग्राम के फॉर्म में भी समझा देंगे। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम मतलब मिलेंगे कंटिन्यू थ्रू आउट द लिप्टोटीन, मतलब जब तक के मेरा लिप्टोटीन ख़त्म नहीं होगा तब तक के मेरे क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होमोलगस क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन मतलब वो मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मेरे क्रोमोसोम पास आते रहेंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये थी और ये दोनों क्या थे, होमोलगस क्रोमोसोम थे, तो इनके बीच में क्या होगा, ये होमोलगस क्रोमोसोम इधर खिसकेगा, ये होमोलगस क्रोमोसोम इधर आएगा, मतलब दोनों को जो होमोलगस क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो धीरे धीरे ये दोनों पास आएंगे, तो इनके बीच में क्या बनेगा, कॉम्पैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन क्रिएट होगा, तो यही लाइन कह रही है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि मेरी लिप्टोटीन ख़त्म नहीं हो जाती। और क्या होगा,
ये तीनों चीज़ें होंगी, CDS होगा। उसके बाद कह रहा है दिस इज़ फॉलोड बाय, मतलब जो ये लिप्टोटीन होगी ये किसको फॉलो करेगी, फॉलो करने का मतलब हमें मालूम था, बताया था हमने कि फॉलो का मतलब जो उसके आगे आने वाली स्टेज है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, है ना। सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज मतलब जाइगोटीन, जो लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आने वाली तो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। लेप्टोटीन किसको फॉलो करेगा, जाइगोटीन को। तो दिस फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड द जाइगोटीन, ठीक है। अब जाइगोटीन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब देखो क्या करेगा यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ लिप्टोटीन में क्या हुई थी हमारी, ये हो गई हमारी सेल। अब सेल मेरी मियोसिस वन में आई, मियोसिस वन के बाद वो मियोसिस वन के प्रोफेज वन में आई, प्रोफेज वन की मेरे लिप्टोटीन में आई, लिप्टोटीन को ईयरली प्रोफेज कहा गया है। इसके अंदर CDS होता है। अब लिप्टोटीन के अंदर जो सेल होगी इसके अंदर जो ये दोनों क्रोमोसोम है होमोलैगस क्रोमोसोम है, ये दोनों पास आएंगे, ठीक है। ये धीरे 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 पास आएंगे, है ना। और ये कब तक पास आते रहेंगे, जब तक कि मेरी लिप्टोटीन ख़त्म नहीं हो जाती, है ना। अब ये धीरे 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 पास आएंगी, ठीक है। और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक कॉम्पैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या थे, इट इज़ द होमोलैगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट मेरी शुरू होगी जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज मतलब जाइगोटीन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब मिलना शुरू होंगे, ठीक है। स्टार्ट मतलब मिलना शुरू होंगे, कब, जाइगोटीन में, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, आपस में मिलना शुरू होंगे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, है ना, मतलब ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसोसिएशन का मतलब मिलना, इसका सिनेप्सिस, ठीक है। तो सिनेप्सिस क्या है, जब वो आपस में आकर के मिलेंगे, ठीक है। तो सिनेप्सिस का मतलब होता है जॉइनिंग, है ना, जॉइंट होना, सिनेप्स करना मतलब आपस में मिलना। तो वो दोनों होमोलैगस क्रोमोसोम जब आपस में एसोसिएट होंगे, आपस में मिलेंगे, पेयर्ड होंगे, तो उसको क्या कहेंगे आप, सिनेप्सिस कहेंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम, अब ये कैसे बन चुके हैं मेरे पेयर्ड क्रोमोसोम, होमोलैगस क्रोमोसोम मेरे पेयर्ड हो गए। पेयर्ड का मतलब क्या है, एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम, 2 पेयर के अंदर 4 क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक पेयर बनेंगी मतलब एक 1 पेयर क्रिएट हो जाएगा होमोलैगस क्रोमोसोम का, मतलब उसके अंदर 2 क्रोमोसोम होंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो पेयर में आ जाएंगे ना, पेयरिंग होगी तो पेयर में आएंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम, उन पेयर क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड दी होमोलैगस क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे मेरा होमोलैगस क्रोमोसोम बन चुका है, ठीक है। होमोलैगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, वो दोनों पेयर में होने चाहिए, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अभी देखो लिप्टोटीन में मेरा होमोलैगस क्रोमोसोम मतलब वहाँ पे जो मेरी जीन की लोकेशन सेम थी, लेकिन सेम होने का मतलब नहीं है, वहाँ पे दोनों पास में भी होने चाहिए, मतलब पेयर में भी होने चाहिए। अभी ये अलग अलग है, दूर दूर है, लिप्टोटीन में अलग अलग है, ठीक है। अब वो क्या होंगे, मेरी जाइगोटीन में क्या होंगे, पास पास आएंगे। जाइगोटीन देखो लिप्टोटीन में पास आ रहे थे, उनका कॉम्पैक्शन हो रहा था। अब लिप्टोटीन के आते रहेंगे जब तक लिप्टोटीन खत्म नहीं होगा, और जब जाइगोटीन आएगा तो क्या हो जाएगी, वो लोग पास आ चुके हैं, है ना, दोनों क्रोमोसोम पास आ गए, है ना। अब वो पेयर्ड में हो गए, 1-2 क्रोमोसोम मेरे पेयर्ड हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में क्या बन जाएगा मेरा, अब देखो इनके बीच में ये दोनों की पेयरिंग होगी, पेयरिंग को कहते हैं मेरा सिनेप्सिस, ठीक है। अब ये मेरे बन गए होमोलैगस क्रोमोसोम, मतलब जाइगोटीन के अंदर मेरे होमोलैगस क्रोमोसोम बन चुके हैं। यहाँ पे मेरे होमोलैगस क्रोमोसोम बेसिकली एक्चुअल फॉर्म में होमोलैगस क्रोमोसोम मुझे देखने को मिलेंगे पेयर्ड फॉर्म में। अब क्या कह रहा है मुझसे, ये जो मुझे क्या करेंगे, होमोलैगस क्रोमोसोम। अब कह रहा है जब इनको हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज, माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस is accompanied by the formation of complex structure called the synaptonemal complex, ठीक है। कह रही है एनसीईआरटी कि जब हम इन पेयर्ड क्रोमोसोम को, मतलब जब इन पेयर्ड क्रोमोसोम को, जो होमोलैगस क्रोमोसोम है, इन सेल को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जब देखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हमें क्या इंडिकेट करेगा, क्या हमें बताएगा, वो हमें दिस स्टेज में हमें इंडिकेट करेगा, दैट हमें दिखाएगा कि जो क्रोमोसोम सिनेप्स हुए हैं, सिनेप्स का मतलब जो जॉइंट हुए हैं, आपस में मिले हैं, इज अकम्पेन्ड, ठीक है। तो लिप्टोटीन के बाद क्या शुरू होगा, जाइगोटीन शुरू होगा। जाइगोटीन में क्या होते हैं, मेरे होमोलैगस क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। और होमोलैगस क्रोमोसोम बन गए, होमोलैगस क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं, मतलब एक पेयर्ड में 2 क्रोमोसोम हमें दिखेंगे, ठीक है। और ये पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिनेप्सिस कहते हैं। और इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में जब ये आपस में पेयर करेंगे, जब इनकी सिनेप्सिस होगी, जब ये जॉइन करेंगे, तो इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसे हम कहेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और बिगिन होगा, मतलब मेरा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा, ठीक है, ये याद रखना, बिगिन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिगिन, ठीक है। मेरे जो इन दोनों के बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनना शुरू होगा,
ठीक है। कह रहा है दोनों होमोलगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखता है। मेरा जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मेरा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है, जो इनके बीच में बनेगा वो क्या करेगा, इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में जोड़ के रखेगा। ठीक है, ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमें ये क्रोमोसोम दिखते हैं, ये मेरे होमोलगस क्रोमोसोम अब पूरी तरीके से बन चुके हैं और इनके अंदर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शुरू हो गया है। ठीक है, कंप्लीट होगा मेरा डिप्लोटीन तक आते आते। ठीक है, जाइगोटीन के बाद में मेरी जब पैकेटीन आएगी, ठीक है, तो मेरा जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिगन होगा, मतलब बनना शुरू होगा धीरे धीरे, जाइगोटीन की पूरी स्टेज में बन जाएगा, मतलब ये मेरे दोनों क्रोमोसोम को पकड़े रखेगा, बाइंड रखेगा। अब यहाँ पे जो मेरे क्रोमोसोम दिखेंगे इनको हम कहेंगे बाइवेलेंट क्रोमोसोम। अब एक टर्म और है जिनको हमें समझना है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या होते हैं और मेरे टेट्राड क्या होते हैं। ठीक है, टेट्राड मतलब अब ये क्रोमोसोम मेरे कैसे दिखेंगे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम। बाइवेलेंट क्रोमोसोम का मतलब है इसमें दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम के लिए हम बाइवेलेंट लेंगे, और अगर एक क्रोमोसोम होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोवैलेंट। ठीक है, एक क्रोमोसोम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोवैलेंट, लेकिन जब दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ करके पेयर्ड में होंगे तो उनको हम कहेंगे बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट को हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब है उसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक मेरी क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती हैं, तो वो मेरी क्या होती है, वो होती है मेरी डायाड। ठीक है, उसके अंदर 2 क्रोमेटिड होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं हम, टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड। तो मुझे जो बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे किस स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में। तो जाइगोटीन स्टेज में मुझे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है, मुझे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है जो कि बनना शुरू हो रहा है, मुझे सिनेप्सिस देखने को मिल रही है। ठीक है, और मुझे बाइवेलेंट क्रोमोसोम देखने को मिले हैं, होमोलगस क्रोमोसोम, जो कि मेरे बाइवेलेंट टेट्राड होंगे। क्यों कह रहे बाइवेलेंट टेट्राड, समझ में आ गया। और ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइवेलेंट टेट्राड जस्ट विजिबल। अभी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर होगा कि ये जस्ट विजिबल का मतलब है अभी दिखना शुरू हुए हैं, है ना, दिखने लगे नहीं है, अभी दिखना शुरू हुए हैं, जस्ट विजिबल। ठीक है, ये जो मेरे बाइवेलेंट, क्योंकि अभी इनकी अभी अभी नई नई पेयरिंग हुई है ना, नई नई आपस में ये पेयर्ड करे हुए हैं, तो ये अभी इनके बीच में मतलब जो बाइवेलेंट और टेट्राड है ये हमें क्या होंगे, अभी दिखना शुरू हुए हैं, जस्ट विजिबल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जस्ट विजिबल। ठीक है, और कंप्लीटली विजिबल कब होंगे, मेरी पैकेटीन में, जिसके नेक्स्ट बाद मेरी जो स्टेज आएगी उसके अंदर कंप्लीटली विजिबल हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, जाइगोटीन हम लोग पढ़ रहे थे, कह रहा था जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ठीक है, इस प्रोसेस को भी हम सिनेप्सिस कहेंगे, मतलब इनका जुड़ना सिनेप्सिस कहलाएगा, और इस जॉइंट को भी हम सिनेप्सिस कहेंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड दी होमोलगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब कह रहा है मेरा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज, मतलब जब सेल मेरी जाइगोटीन स्टेज में होगी, तो जब उस स्टेज में जब हम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखेंगे तो वो क्या हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हमें इंडिकेट करेगा। इंडिकेट का मतलब होता है सिग्नल देना। ठीक है, इंडिकेट का मतलब लिख लीजिए सिग्नल देना, मतलब सिग्नल मतलब हमें दिखाएगा, सिग्नल देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इंडिकेट करेगा, हमें सिग्नल देगा दैट की क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पेन्ड बाय, है ना, मतलब अकम्पेन्ड का मतलब लिख लीजिए के साथ, है ना, अकम्पेन्ड का मतलब होता है के साथ, मतलब जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस बना है मेरा जाइगोटीन स्टेज में, जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस मतलब क्रोमोसोम आपस में मिले हैं आकर के, उनके बीच में जॉइनिंग हुई है, पेयरिंग हुई है ना, तो उसके साथ, है ना, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हमें सिग्नल देगा कि क्रोमोसोम सिनेप्सिस के साथ मेरा एक और स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, कह रहा है क्रोमोसोम सिनेप्सिस के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हमें क्या बताएगा कि मेरा क्रोमोसोम सिनेप्सिस के साथ मेरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। वही लाइन हमसे कह रही है कि अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आ गई लाइन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जब हम इसको जाइगोटीन स्टेज में जब सेल को देखेंगे तो मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इंडिकेट करेगा, मतलब हमें सिग्नल देगा किस चीज़ का, कि वो बताएगा कि क्रोमोसोम सिनेप्सिस के साथ अकम्पेन्ड मतलब साथ एक चीज़ और हमें बनती हुई दिखेगी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखेगा, जिसे हम कहेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या करता था, है ना, अभी हमने बताया कि उनके बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता था वो क्या करता था, दोनों जो होमोलगस क्रोमोसोम है या बाइलेवल
बाइवेलेंट और टेट्राड जो है मेरे, उनको आपस में बांधे रखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन भी मेरी यही हमसे कह रही है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा बाय किसके द्वारा, अभी किसके द्वारा, ये किसके द्वारा बनना है, अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड, है ना। सिनेप्स्ड मतलब जुड़े हुए, पेयर मतलब सिनेप्स्ड होमोलगस क्रोमोसोम, है ना, इस कॉल्ड द बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेरा जो बनेगा, ये बनेगा मेरा पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलगस क्रोमोसोम। जो होमोलगस क्रोमोसोम थे वो अब सिनेप्स्ड हो चुके हैं, मतलब उनके अंदर पेयरिंग हो गई है, तो वो जुड़े हुए, सिनेप्स्ड मतलब जुड़े हुए होमोलगस क्रोमोसोम। अब इनके अंदर कितनी क्रोमेटिड होंगी मेरी, टोटल 4 क्रोमेटिड होंगी। तो जुड़े हुए होमोलगस क्रोमोसोम के द्वारा मेरा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इन जुड़े हुए होमोलगस क्रोमोसोम को हम क्या कह रहे हैं अब, बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम। जब मेरे एक क्रोमेटिड होगा, मतलब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होगा, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, मोनोवेलेंट और मोनाड कहलाएगा। ठीक है, अब ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे कब कब होंगे, जब मेरी एस और मतलब G1 और एस फेज होगी, तब मेरे ऐसे क्रोमोसोम दिखेंगे। और जब वो G2 मतलब आफ्टर दी एस के बाद उसके अंदर कॉपीज बन जाएगी, और जब वो मेरे मियोसिस 1 करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पेयरिंग करेंगे और मेरे उनके बीच में सिनेप्स बनेगा, तो वो मेरे कैसे होंगे, ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम, लेकिन उनके अंदर टोटल चार क्रोमेटिड देखने को, पहले एक क्रोमेटिड थी, लेकिन अब हमें टोटल कितनी, एक क्रोमोसोम में दो, मतलब दो क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हमें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे क्रोमोसोम को बाइवेलेंट कह देंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड, मतलब 4 क्रोमेटिड इसके अंदर। तो बाइवेलेंट और मोनोवेलेंट समझ में आया, टेट्राड मोनाड, है ना, मोनाड मतलब एक क्रोमेटिड हो गए। अब यहाँ पे डायड मतलब क्या है, 2 क्रोमेटिड। तो हमें कौन से क्रोमोसोम विजिबल होंगे जाइगोटीन के अंदर, हमें बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम विजिबल होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ सिनेप्सिस होमोलगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, अब कह रहा है हाउ एवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अब मेरे जो ये बाइवेलेंट और टेट्राड बने हुए हैं, ठीक है, इसी लाइन को क्या कहा था मैंने, हमने कहा था जस्ट विजिबल होंगे। बाइवेलेंट और टेट्राड मेरे क्या होंगे, बस अभी अभी दिखना शुरू होंगे, जस्ट विजिबल, और पूरी कंप्लीटली कब मुझे दिखेंगे, नेक्स्ट स्टेज में, मतलब जब मेरे जैगोटीन के बाद जब पैकेटीन आएगी, तो उस स्टेज में मेरे क्रोमोसोम जो मेरे बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, तो हाउ एवर दीज आर, मतलब दीज आर का मतलब ये जो मेरे टेट्राड और बाइवेलेंट क्रोमोसोम है आर मोर क्लियरली विजिबल, है ना, पूरी तरीके से मुझे दिखेंगे एट द नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज का मतलब मुझे पैकेटीन में दिखेंगे। द फर्स्ट 2 स्टेजेस, मतलब शुरू की जो स्टेजेस थी, मतलब लिप्टोटीन और जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, कह रहा है एनसीईआरटी कि जो मेरी प्रोफेज 1 की शुरू की दो जो स्टेजेस थी, मतलब मेरा लिप्टोटीन और जाइगोटीन की बात कर रहा है, कह रहा है आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब अब जो मेरे पास स्टेज आने वाली है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस स्टेज। मतलब ये जो 2 स्टेजेस थी, मतलब जो मेरी लेप्टोटीन और जाइगोटीन थी, ये छोटी थी एज़ कम्पेयर टू पैकेटीन। जब पैकेटीन वाली जो मेरी तीसरी स्टेज आएगी, तो पैकेटीन ये क्या है, ये थोड़ी बड़ी है। तो द 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। वो शुरू की 2 स्टेजेस मेरी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। अगर हम उसको नेक्स्ट स्टेज से कंपेयर करें तो उससे वो छोटी है, नेक्स्ट स्टेज मेरी थोड़ी सी लॉन्ग है। कह रहा है दैट इज़ द पैकेटीन। वो कौन सी स्टेज है मेरी, पैकेटीन स्टेज है। अब पैकेटीन में क्या होने वाला है, अब इसको हम समझते हैं। अब देखो मेरे जो जाइगोटीन में क्या हुआ, पैकेटीन में वो क्या हुआ, मेरे जो क्रोमोसोम थे वो पास आए, ठीक है, उनके अंदर कॉम्पैक्शन बना, और ये कब तक पास आते रहेंगे, जब तक कि लिप्टोटीन ख़त्म नहीं होगी। और अभी मेरे होमोलगस क्रोमोसोम नहीं बने हैं, फिर होगी जैगोटीन। ठीक है, जैगोटीन के अंदर क्या होगा, मेरा कॉम्पैक्शन ख़त्म हो जाएगा, मतलब उनका जो वो जो उनका पास आना ख़त्म होगा। अब वो पेयर्ड हो गए, मतलब उनके अंदर पेयरिंग हो गई, मतलब सिनेप्सिस हो गई, और उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। वो बनना शुरू होगा, बिगिन होगा। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मेरा इन दोनों को बांधे रखेगा। अब ये क्रोमोसोम मेरे बाइवेलेंट टेट्राड बन चुके हैं, मतलब जस्ट विजिबल हुए हैं, और क्लियरली विजिबल मेरे कहाँ पे होंगे, देखो ये मेरे जो ये क्रोमोसोम है, ये मेरे बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम है, तो ये मेरे क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अब पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन के अंदर मेरा
यहाँ पे जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, मतलब दोनों जो होमोलगस क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम है, वो आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है। और ये बाइवेलेंट और टेट्राड जो मेरे होंगे वो क्लियरली विजिबल होंगे। अब इनके बीच में क्या होगा, जब ये आपस में पेयर्ड होंगे तो इनके बीच के अंदर इनका जो मेरे इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये आपस में, ये दोनों मेरी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, और इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होगा, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम का, ये दोनों कौन क्रोमेटिड, मेरी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक गांठ बन जाएगी, एक नोड्यूल बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो पैकीटीन में क्या होगा, पैकीटीन के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या पढ़ा था, क्लियरली विजिबल। तो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जो मेरे बाइवेलेंट क्रोमोसोम है अब पूरी तरीके से हमें दिख जाएंगे। डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राड, है ना। अब वो हमें पूरी टेट्राड, मतलब उसमें हमें 4 क्रोमेटिड पूरी दिखने लगेगी। अपीयर्स मतलब हमें दिखने लगेगी। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना। कह रहा है जो मेरा पैकीटीन है, ये मेरी जो किस किस चीज़ के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होगी, मतलब दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इनके अंदर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा, ठीक है। किसके बीच में बनेगा, सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में बनेगा। द साइट्स ऑफ एट विच, अब ये साइट है ना, इसके अंदर जो नोड्यूल मतलब होता है गांठ, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो बनेगा, इसके अंदर क्या होगा, ये द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है अभी हम बताएंगे। द एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। मतलब एक जो मेरा क्रोमोसोम था और दूसरा क्रोमोसोम है, उनके दो क्रोमेटिड्स के बीच में मतलब क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने लगेगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा ऑफ द होमोलगस क्रोमोसोम, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगी और उनके बीच वो जो साइट होगी क्रॉसिंग ओवर की, किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। और कह रहा है मेरा जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, क्रॉसिंग ओवर जो होगी, क्रॉसिंग ओवर इज दी एक्सचेंज ऑफ, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब बदलता है ना, अदला बदली होती है किसकी, ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसमें जीन मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उस चीज़ की मेरी एक्सचेंज होगा बिटवीन 2 होमोलगस क्रोमोसोम, ठीक है। जो होमोलगस क्रोमोसोम थे उनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में मेरी क्रॉसिंग ओवर होगी, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर इज़ ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। अब कह रही है एनसीईआरटी जो मेरी क्रॉसिंग ओवर होगी उसके अंदर मेरे, ये किसकी मदद से होंगी, ये मेरी एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर मेरे एंजाइम भी लगेंगे। कौन से एंजाइम होंगे, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। अब कह रहा है क्रॉसिंग ओवर देगा टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। कह रहा है क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन करेगा, मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकीटीन, ठीक है। अब मेरा जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये प्रोसेस ये कब तक चलता रहेगा, मतलब होमोलगस क्रोमोसोम के बीच में ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक कि मेरी पैकीटीन कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब ख़त्म नहीं हो जाती, है ना। कंप्लीट होगा ये क्रॉसिंग ओवर या मेरा रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा बाय द एंड ऑफ पैकीटीन। अब ठीक है, पैकीटीन में क्या क्या चीज़ें हुई, पैकीटीन में मेरे अंदर अभी देखो ये क्रोमोसोम जो थे मेरे बाइवेलेंट टेट्राड क्रोमोसोम मुझे पूरी तरीके से दिखने लगेंगे, क्लियरली विजिबल। अब ये मेरे पेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा इस तरीके से, क्रिस क्रॉस, मतलब जो मेरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में मेरी मिलेंगी और उनके बीच में जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उस पॉइंट पर एक गांठ मतलब एक नोड्यूल बनेगा, जिसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जिसके बीच में क्या होगी, मेरी
क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जैसे कि ये क्रोमेटिड था, तो इस क्रोमेटिड का मतलब जो सेगमेंट होगा, एक जीन का सेगमेंट मतलब जीन जो होगा, एक डीएनए का सेगमेंट मतलब जीन इस क्रोमोसोम पे चला जाएगा और इस क्रोमोसोम का जो मेरा जेनेटिक मटेरियल या जीन होगा वो इस पे चला जाएगा। मतलब एक्सचेंज हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। अब क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल होगा। अब इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जैसे रिकॉम्बिनेश, क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने वाली है किसकी मदद से, बाय एन एंजाइम की मदद से, जिसे हम कह रहे हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ठीक है, तो समझ में आ गया पैकेटीन में क्या क्या होने वाला है। पैकेटीन के अंदर मेरे दोनों क्रोमोसोम बाइवेलेंट टेट्राड क्रोमोसोम पूरी अच्छी तरीके से दिखने लगेंगे और उनके बीच पे जो मेरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में आकर के मीट करेंगी उस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी उस पॉइंट पर एक नोड्यूल बनेगा जिसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल करेंगे। वो कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, और ये क्रॉसिंग ओवर किसकी मदद से होगी, वो एक एंजाइम की मदद से होगी जिसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेस, मतलब ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। और अभी यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मतलब अभी ये टूटा नहीं है, डिसॉल्व नहीं हुआ है। आगे जब स्टेज आएगी तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स करता क्या था, इन दोनों को आपस में जोड़े रखा है। तो जब तक के ये है तो तब तक के दोनों क्रोमोसोम मेरे आपस में जुड़े रहेंगे, और जब मेरा ये टूटेगा मतलब डिसॉल्व होगा तो ये दूर जाना शुरू होंगे, मतलब जाए जो अगली स्टेज है मेरी डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में मेरा यही होने वाला है, सेपरेशन ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब मेरी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ये सारी चीज़ें मेरी होंगी। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मेरा अभी भी बना रहा है। अब देखो नेक्स्ट लाइन हमसे ये कह रही है, कह रहा है द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकेटीन। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लीविंग द, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि देखो अभी मेरे सिनेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स अभी भी हैं, उनके बीच में सिनेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स मेरे अभी भी बने हुए हैं, मतलब वो मेरे क्रोमोसोम अभी भी मेरे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वही कह रहा है लीविंग द क्रोमोसोम, मतलब मेरी पैकेटीन खत्म तो हो गई है, पैकेटीन खत्म तो हो चुकी है। ठीक है, एंड पर आ चुकी है, लेकिन मेरे क्रोमोसोम अभी भी जुड़े हुए हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी भी जुड़े हुए हैं। इस लाइन का मतलब यही है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड, मेरे क्रोमोसोम अभी भी जुड़े हुए हैं एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही थी वहाँ पे मेरे क्रोमोसोम अभी भी जुड़े हुए हैं। मतलब ये वाला जो मेरा साइट है, ये वाला जो साइट है जो क्रॉसिंग ओवर का, ये अभी भी मेरा बना हुआ है, बिगड़ा नहीं है। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर का साइट था मेरा, ये अभी भी मेरा है। अब नेक्स्ट स्टेज मेरी है डिप्लोटीन स्टेज। कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, बिगिनिंग मतलब शुरू होना, स्टार्टिंग। ठीक है, द स्टार्टिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, जो मेरा डिप्लोटीन होगा वो मेरा शुरू होगा या उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा, डिसोल्यूशन मतलब घुलना, ब्रेकडाउन होना ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, मतलब उन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बने थे अब वो मेरे डिप्लोटीन में आकर के वो अब टूटना शुरू करेंगे, मतलब घुल जाएंगे। अब वो डिसॉल्व होंगे तो मेरे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है अब वो पेयर नहीं, अब वो दूर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, दोनों सेपरेट होंगे, दूर हो जाना लगेंगे। तो डिसोल्यूशन होगा मतलब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जब मेरे घुलेंगे तो वो स्टेज मेरी कौन सी होगी, मेरी डिप्लोटीन स्टेज होगी। एंड द टेंडेंसी ऑफ द क्रोमोसोम एंड द टेंडेंसी ऑफ द recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossovers। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जब मेरे डिसोल्यूशन होगी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, मतलब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मेरे डिसॉल्व होना शुरू होंगे। ठीक है, तो मेरे क्रोमोसोम दूर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ही नहीं रहा है। लेकिन क्या कह रही है एनसीईआरटी, द टेंडेंसी मतलब वो पावर जो उन लोगों को जो बांधे रखी थी, वो मतलब कॉम्प्लेक्स मेरा जो घुलेगा, तो कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऑफ अ बाइवेलेंट, तो जो मेरे बाइवेलेंट्स क्रोमोसोम थे उनकी जो टेंडेंसी थी आपस में रिकम्बाइंड होने की, है ना, तो वो क्या करेंगे, टू सेपरेट, अब वो सेपरेट होंगे फ्रॉम ईच अदर, अब वो अपने एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेकिन उस जगह से अलग नहीं होंगे जहाँ से वो लिंक्ड हुए थे, मतलब जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल बनी थी, जहाँ पे वो गांठ बनी थी, है ना, जहाँ पे वो मेरा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था, वहाँ से वो अलग नहीं होंगे। मेरे क्रोमोसोम दोनों सेपरेट करेंगे लेकिन कहाँ से अलग नहीं होंगे, एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन है एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है मेरा इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर मेरी क्रॉसिंग ओवर हुई थी,
है ना, जहाँ पे मेरा वो एक्स शेप का स्ट्रक्चर मेरा बना था, तो जहाँ पे मेरी क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे वो अलग नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पे मेरे वो जुड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर बना था ये वाला, ये दोनों क्रोमोसोम तो मेरे अलग चले जाएंगे, ये अलग चले जाएंगे, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर मेरा अभी भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये मेरा सेपरेट नहीं होगा, ये मेरा सेपरेट नहीं होगा। कह रहा है अब बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स। कह रहा है दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर, अब जो मेरा ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था इनके बीच में एक नोड्यूल बनी थी, इनके बीच में एक नोड्यूल बनी थी, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। लेकिन इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं, दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द चाज़माटा, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, चाज़माटा। तो चाज़माटा मेरा कहाँ बनेगा, मेरा डिप्लोटीन में, ठीक है। देखो एक्स शेप स्ट्रक्चर अब मुझे दिखेंगे क्योंकि दोनों क्रोमोसोम मेरे सेपरेट होंगे, और वो मेरा जो साइड और क्रॉस ओवर्स का साइड है वो मेरा सेपरेट नहीं होगा। वहाँ पे जो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो मेरा बनेगा उसको हम कहेंगे चाज़माटा, ठीक है, चाज़माटा कहेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे अब डिप्लोटीन को देखो, डिप्लोटीन में मेरा क्या हुआ था यहाँ पे, जैसे कि डिप्लोटीन में मेरा ये दोनों ही क्रोमोसोम जो मेरे होमोलगस बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो दूर जाना शुरू करेंगे, ठीक है, वो दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, क्या है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, इनके बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो घुल रहा है, घुलना शुरू हो रहा है ना, तो मेरे ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। लेकिन ये वाली जो साइड बनी है, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, वो पार्ट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो एक्सेप्ट दिस साइड, ये साइड मेरी अलग नहीं होगी, ये अभी भी मेरी वैसी की वैसी रहेगी। तो मेरा इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए, ये इधर चला गया इधर चला गया, लेकिन बीच में मुझे एक्स शेप का स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेगा ही ना, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो उस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, चाज़माटा कह रहे हैं, ठीक है। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द चाज़माटा, ठीक है, चाज़माटा। अब नेक्स्ट लाइन देख, अब देखो ये नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है इन oocytes ऑफ अ सम वर्टिब्रेट। oocyte क्या है, जो हम लोगों ने बताया था, जो हम लोगों ने मियोसिस शुरू करी तो हमने देखा था कि मियोसिस क्यों होती है, मियोसिस मेरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है उनमें होती है ना, और ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में होती है जिन्हें यही करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल, जो जिनको हम कहते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस बेसिकली करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या था मेरे, ऊगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया, है ना। उनसे मेरी जो मेरी एग्स मतलब जो ऊगोनिया स्पर्मेटोगोनिया थे जो डिप्लॉयड स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिससे गैमीट बनते थे। तो स्पर्मेटोगोनिया से मेरा स्पर्म बनता है जो कि मेल गैमीट है, और ऊगोनिया से मेरा एक फीमेल गैमीट बनता है जिसे कहते हैं oocytes, ठीक है। तो ये oocyte जो मेरी गैमीट है ये मियोसिस से बनी, है ना, मियोसिस से बनी। अब कह रही है एनसीईआरटी इन oocytes ऑफ अ सम वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम जब एनिमल किंगडम होगा तो उसके अंदर आप लोग कंक्रीट समझेंगे। वर्टिब्रेट्स का मतलब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। इन oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स मतलब कुछ वर्टिब्रेट्स का मतलब कुछ ह्यूमंस में लाइक अ फीमेल, oocyte की बात मतलब फीमेल में, सिंपल का मतलब है कि कुछ फीमेल्स में, कह रहा है कि कुछ फीमेल्स में क्या होता है जो डिप्लोटिन स्टेज होती है, ठीक है, मतलब ये जो स्टेज थी हम लोगों की डिप्लोटिन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर्स, है ना। कह रहा है ये मेरी जो फीमेल के अंदर क्या होती है, जो मेरी ये डिप्लोटिन स्टेज आती है जब उसके लाइफ साइकिल में, तो ये मेरी जो ये डिप्लोटिन स्टेज होती है वो कई मंथ्स के लिए, जब इनके अंदर मेरा ये जो गैमीट होता है ना, यही गैमीट तो मेरे यही सारे स्टेजेस को फर्दर कर रहा था ना, तो ये जो oocyte होता है ये अरेस्ट हो जाता है, मतलब वहीं पे रुक जाता है, मतलब डिप्लोटिन आगे बढ़ती ही नहीं है, डिप्लोटिन स्टेज मेरी रुक जाती है। अब लास्ट लाइन का मतलब क्या था वो समझते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि A4 शीट पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग एक रफ कॉपी या फिर एक नोटबुक ऐसी रखा करिए जिसमें आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें या फिर सिंपल सा एक A4 शीट साथ में रखा करिए, और जो ये डायग्राम होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आपको लगती हैं कि हाँ ये लिखने वाली हैं, इससे हमें चीज़ें और समझ में आएंगी, तो वो आप चीज़ें नोट करके आप डायग्राम बना लीजिए या चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। तो A4 शीट पर आप साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखते रहिए, या फिर एक नोटबुक ले लीजिए उस पर एक्स्ट्रा चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन को समझने के लिए उसको उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए A4 शीट पर उसको
इस तरीके से आप लोग साथ साथ बनाते रहिएगा, या इसको बीच में पॉज कर ले, है ना, पॉज कर ले, या उसका स्क्रीनशॉट ले ले। दो में से आपको एक काम कर सकते हैं, या तो A4 शीट लेकर के आप इस तरीके से ड्रॉ कर ले, या फिर अपने सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ में है वो लिख ले, या फिर आप क्या करें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। तो कह रहे हैं मेरी जो लास्ट लाइन थी जिसमें मेरा क्या कर रहा था, इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फ्रॉम मंथ्स ऑफ ईयर, है ना। कह रहा है, अब ये नोट डाल के लिख ले, कह रहा है कि इन दिस स्टेज, मतलब जब डिप्लोटीन स्टेज में, जब अगर हम फीमेल की बात करें तो इन फीमेल में जब डिप्लोटीन स्टेज में मेरा जो ओगोनिया होता है ना, इन फीमेल द ओगोनिया मतलब जो गैमीट है, जो कि मेरा ओगोनिया जो कि गैमीट बनाएगा, मेरा जो ओ साइड्स बनाएगा, है ना। तो इन फीमेल में द ओगोनिया जो कि गैमीट क्या करता है, ये डिप्लोटीन में आ करके अरेस्ट हो जाता है ना। अरेस्ट का मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है कई मंथ्स और कई ईयर्स में, है ना, कई ईयर्स के लिए, मतलब कई महीनों के लिए और कई ईयर्स के लिए वो आगे बढ़ता ही नहीं है, रुक जाता है। और जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मतलब फीमेल में क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, या फिर जो मेरा जो पीरियड्स वगैरह होता है ना, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो तब क्या करता है, और जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो ये मियोसिस को कंप्लीट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कह रहा है जो मेरा oocytes होता है, ओगोनिया से oocytes जो मेरी गैमीट्स बनेंगी, है ना, जो गैमीट्स हैं, तो वो फीमेल के अंदर क्या करेंगी, जब वो डिप्लोटीन स्टेज में आएंगी तो वो कई ईयर के लिए या कई मंथ्स के लिए अरेस्ट हो जाएंगी, मतलब वहीं पे रुक जाएंगी। और जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो मेरी वो क्या करेगी, आगे की स्टेज, मतलब आगे की स्टेज का मतलब डिप्लोटीन के बाद मेरी डाइकाइनेसिस होगी, कंप्लीट करेगी। और जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो मेरी मियोसिस कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कह रहा है इन ऊ साइड्स ऑफ अ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल में मेंस्ट्रुएशन लिख लीजिए, ठीक है। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो जो स्टेज, मतलब बॉडी में जो गैमेट्स बनते रहते हैं ना, हर वक्त बनते रहते हैं गैमेट्स, वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो वो डिप्लोटीन में जाकर के अरेस्ट हो जाते हैं। और कब वो कंप्लीट करते हैं मियोसिस को, जब क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। अब द फाइनल स्टेज है ना, अब लास्ट स्टेज जो मेरी प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है वो क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ अ मियोटिक प्रोफेज 1, है ना। मियोटिक प्रोफेज है मियोसिस प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस होगी मेरे डिप्लोटीन के पास। दिस इज मार्क्ड बाय, अब इसको कैसे पहचाना जाएगा, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा, है ना। अब ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मेरा डाइकाइनेसिस जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है ना, अब वो भी मेरे सेपरेट होंगे, एक्स शेप के स्ट्रक्चर भी मेरे अलग होंगे, मतलब उनका टर्मिनलाइजेशन होगा, मतलब सेपरेशन ऑफ अ, टर्मिनलाइजेशन का मतलब लिख लीजिए, इसका मीनिंग क्या है, टर्मिनाइलाइजेशन ऑफ चियास्माटा का मतलब है सेपरेशन ऑफ द बाइवेलेंट, है ना। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, टेट्राड क्रोमोसोम है, वो सेपरेट करेंगे। तो टर्मिनाइलाइजेशन मतलब लिख लीजिए, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऐसे एरो बना के, सेपरेशन ऑफ द बाइवेलेंट मेरे अलग होंगे ऑफ अ चियास्माटा, ठीक है। चियास्माटा क्या होगा, सेपरेट करेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज, कह रहा है ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, है ना। अब देखो एक चीज़ मार्क करके लिख लीजिए, प्रोफेज का मतलब है कंडेंसेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। कंडेंसेशन तो होना ही होना है। अगर हम प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा, चाहे प्रोफेज को कितने फर्दर फेजेस में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 5 फर्दर फेजेस में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन प्रोफेज में कंडेंसेशन क्रोमोसोम का हो रहा है। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट, मेरा क्रोमोसोम पूरी तरीके से बनना है, मतलब कंडेंस होता जा रहा है। अब लास्ट स्टेज मतलब प्रोफेज खत्म होने वाला है, प्रोफेज की ये आखिरी स्टेज है, तो फुली कंडेंस हो जाएगा हमें, है ना। अब मेरा जो पूरा तरीके से मेरा क्रोमोसोम हमें दिखेगा फुली कंडेंस्ड होगा। एंड द माइटोटिक स्पिंडल, अब देखो यहाँ से जो मेरी चीज़ें हैं, अब ये जो प्रोफेज, अब देखो जो मेरा प्रोफेज था, तो प्रोफेज में क्योंकि मियोसिस है ना, तो मियोसिस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेरा प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें फर्दर 5 स्टेजेज आती हैं। लेकिन प्रोफेज में होगा तो वही सब कुछ जो मेरा जो हम लोगों ने पीछे प्रोफेज पढ़ा था, मतलब जो एम फेज के प्रोफेज माइटोटिक प्रोफेज था, जो हम लोग का माइटोटिक का प्रोफेज था, उसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 2 स्टेजेस थी, ईयरली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, है ना। तो यहाँ पे हम ईयरली प्रोफेज हम लोगों ने किसको कहा था, जो मेरा लिप्टोटीन था, है ना। लिप्टोटीन को हम लोगों ने ईयरली प्रोफेज कहा था, मतलब उसमें CDS होगी, मतलब क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगन एंड अ डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप बिगन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगन। तो ये सारी चीज़ें मतलब बनना शुरू हुई थी ईयरली में। और लेट प्रोफेज में क्या होंगी, ये सारी चीज़ें बनना मतलब बन चुकी होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। लेट प्रोफेज में जो कुछ भी हम लोगों ने लेट प्रोफेज में पढ़ा था वो सारी मेरी डाइकाइनेसिस में होंगी। अब इसके बाद मेरी जितनी भी स्टेजेस आएंगी, मेटाफेज 1, टीलोफेज, वो सारी चीज़ें मेरी क्या होंगी, उनके अंदर मेरा
वही सारी चीज़ें मेरी होंगी, कुछ बहुत मेरा डिसिमिलर होगा, बाकी सारी चीज़ें मेरी वैसी ही चलेंगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द फाइनल स्टेज ऑफ अ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ चायस्माटा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस एंड द माइटोटिक स्पिंडल is assembled to prepare the homologous chromosome for separation, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो याद करो, पीछे का याद करो, मेरा लेट प्रोफेज में क्या होता था, मेरे जो सेंट्रोसोम होते थे, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, वो डुप्लीकेट हो जाते थे एस फेज में और अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते थे एयरली प्रोफेज में। अब मेरे लेट प्रोफेज में याद करो, लेट प्रोफेज में क्या होता था, माइटोटिक अप्रेचस बनता था, माइटोटिक अप्रेचस बनता था, है ना, एस्ट्रल्स बनता था, एस्ट्रल रेज बनती थी, याद है, एस्ट्रल रेज बनती थी, एस्ट्रल्स बनता था, है ना। तो वही सारी वो क्यों बनते थे, क्यों, क्योंकि अब क्या होने वाला है, न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करने वाले, मेरी क्या करने वाली, जो मेरी जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रोफेज के बाद जब मेरी मेटाफेज आएगी तो वो मेटाफेज पे, मतलब मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होंगे, है ना, इक्वेटर पे अलाइन होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी, एनाफेज में उनका सेपरेशन होगा, है ना। तो सारी चीज़ें, तो इसके लिए मतलब सेपरेट करने के लिए तो हमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो सेपरेशन होगा नहीं। तो यहीं पे कह रहा है माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे, कंडेंस होगा एंड द फॉर्मेशन होगा माइटोटिक स्पिंडल का। ये माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे इस असेंबल्ड होंगे, है ना, असेंबल्ड होंगी या प्रिपेयर होंगी, मतलब बनेंगे द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर अ सेपरेशन। अब ये मेरे लेट प्रोफेज का मतलब क्या है, डाइकाइनेसिस में चीज़ें हो रही हैं। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, मेरा चायस्माटा अलग होंगे, मतलब जो मेरे बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो अलग होंगे, और जो मेरा माइटोटिक स्पिंडल वो बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि मेरे होमोलोगस क्रोमोसोमों को अलग होना है फॉर सेपरेशन के लिए। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, अब मेरी जब डाइकाइनेसिस खत्म हो जाएगी, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। देखो वही चीज़ें होंगी, डाइकाइनेसिस को लेट प्रोफेज समझो, ठीक है। लेट प्रोफेज में जो चीज़ें हुई थी वहाँ पे क्या हुआ था, मेरा जो न्यूक्लियर एनवलप था वो गायब हो गया था, है ना, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होगा एंड द न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो था, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो मेरा न्यूक्लियोलस पाया जाता है वो गायब होगा एंड द न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, ठीक है। न्यूक्लियस एनवलप जो होंगे मेरी वो ब्रेक डाउन होंगी। अब देखो इसके साथ जो मेरे जितने भी ऑर्गेनल जुड़े थे, है ना, ऑर्गेनल जुड़े थे, मतलब एंडोमेम्ब्रेन के जितने भी ऑर्गेनल थे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। जो मेरा लेट प्रोफेज में हुआ था वही यहाँ होगा। तो लेट प्रोफेज के अंदर मेरे वो सारी चीज़ें क्या होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस को जाना जाएगा एज अ कैसा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब इसके बाद मेरा मेटाफेज शुरू होने वाला है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब मेटाफेज से मेरी चीज़ें कैसी होंगी, सेम एज अ माइटोटिक स्टेजेस, फिर कुछ थोड़ी बहुत डिसिमिलर होंगी चीज़ें, यहाँ पे थोड़ी बहुत अलग होंगी। अब डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था मेरा, डाइकाइनेसिस के अंदर डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था मेरा, देखो डाइकाइनेसिस में मेरी ये देखो ये अलग हो गए थे, मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम वो अलग हुए थे, लेकिन एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे चायस्माटा कहते थे। अब चायस्माटा का भी मेरा सेपरेशन होगा, तो जब अलग होगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब मेरी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था, तो देखो इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल इसके पास और इसका इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे अलग तरीके के जेनेटिक मटेरियल मुझे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्माटा अलग हो जाएंगे। अब इसमें वही प्रोसेस होगा जो हम बाद में पढ़ चुके हैं माइटोटिक फेज़ में। माइटोटिक फेज़ में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें वही रिपीट होने वाली हैं।